हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। याद रखिएगा, रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज में चलते हुए हमने काफी स्टेट्स को कवर किया है। अभी जो रिसेंटली कवर किया था हमने लास्टली क्लास में, यह था छत्तीसगढ़ राज्य। अब आज वापस से हम नॉर्थ इंडिया में आए हैं और यहां पर जिस राज्य को हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है हरियाणा। याद रखिएगा कि ये जो हरियाणा है ये एक लैंड लॉक्ड नेशन है। ये मैं बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जनरली इसके बारे में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हो सकता है ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता हो। इसके बारे में पहले ही मैं बता दूं भाई कि ये किसी भी देश के साथ, किसी भी सागर के साथ तो करता ही नहीं है ना, किसी भी देश के साथ ये सीमा साझा नहीं करता। ये भारत का एक लैंड लॉक्ड या फिर स्थल रुद्ध राज्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने छत्तीसगढ़ को देखा था कि किसी भी देश के साथ या फिर किसी भी महासागर के साथ सीमा नहीं बना रहा था, वैसा ही सेम एज हरियाणा है। हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी तक जो क्लासेस चल रही हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में है, परंतु जिस हिसाब से मैं स्टूडेंट्स के कमेंट देख रहा हूं और जिस हिसाब से मैं आपका रिस्पांस देख रहा हूं, तो आप मुझे एक सजेशन बताइएगा कि यदि मैं इन्हीं क्लासेस को लाइव लेकर आऊं तो कैसा रहेगा। यानी कि मैं 5 बजे जो टाइमिंग रहती है वीडियो की, उसमें मैं यदि लाइव सेशन के थ्रू ये क्लास लूं तो ये कैसा रहेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप इस बात पर एग्री हैं और क्या आप वाकई में इस क्लास को अटेंड करेंगे यदि मैं लाइव लेता हूं तो। देखिए, लाइव लेने में भी 2-3 टर्म्स होते हैं कि भाई लाइव में जब आऊं, जब आपके मुझे कमेंट देखें सामने। आप कमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे से बातचीत करने लगे। कमेंट करने का मतलब वो सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट जिनके लिए सीरीज कारगर हो रही है, वो वाकई में लाइव आकर मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग करें, मुझसे क्वेरीज करें। यदि आप सीरियस हैं, यदि क्वेरीज नहीं है, तो कम से कम आप लाइव आकर मुझे सुने और इस पूरे स्टेट सीरीज को समझें, ताकि मुझे यह भी मालूम चल पाए कि वाकई में इतने नंबर ऑफ XYZ जो भी नंबर होगा वहां पर, इतने स्टूडेंट्स को यह सीरीज समझ में आ रही है। तो आप मुझे यह जरूर बताना कि क्या मैं इसको लाइव लेकर आ सकता हूं। लाइव के बारे में मैं सोच इसलिए रहा हूं क्योंकि अब आगे आने वाले जो स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, राजस्थान होगा, जिसमें राजस्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर जब हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे राज्यों को मैं लाइव लेकर आना चाहता हूं। यदि आप इस बात पर एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें कि हाँ सर, वी आर एग्री और मैं लाइव क्लास अटेंड करूंगा। बिल्कुल। और इसकी इंफॉर्मेशन आपको ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना। यदि मान लीजिए आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी अपडेट्स मैं यहां पर देता रहता हूं भाई। जो भी आगामी अपडेट्स होती हैं, यदि मुझे लगता है कि ये कंपलसरी है तो मैं यहां पर अवश्य प्रोवाइड कराता हूं। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, या फिर ये ना मिले तो अभिषेक कुमार ज्योग्राफी कर लेना, थोड़ा नाम को आगे पीछे कर लेना तो आपको मिल जाएगा। अब यहां पर हम हरियाणा राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, यदि वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली आप हरियाणा की लोकेशन को समझना चाहें तो चलो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली हम समझ लेते हैं। पहले से मैंने यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखी है, परंतु इससे पूर्व मैं एक मैप के थ्रू इसकी लोकेशन को आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि लाइक ये है हमारा इंडिया का मैप। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें क्वेरीज आई थी कि भाई हमसे इंडिया का मैप नहीं बनाते बनता। जो मेरी पेड क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी भी क्वेरीज हैं कि हमसे मैप बनाते नहीं बनता। अब यहाँ पर जो पेड क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी क्वेरी पहले थी, परंतु विद इन 2 या 3 डेज उनसे पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप, पूरा का पूरा इंडिया का मैप बनाते बनने लगा। इवन अब वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। याद रखिएगा कि ये जो पेड क्लासेस होती हैं ये आपके लिए काफी कंपलसरी होती हैं, इसलिए मैं आपका 2 मिनट का समय और लेना चाहूंगा कि स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपने P2I बैचेस लॉन्च किए हैं, जो कि बेसिकली प्रतिज्ञा, ओ माय गॉड, है ना, जो कि बेसिकली प्रतिज्ञा 2.0 सॉरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है ना। ये जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसमें क्या प्लस है भाई, तो यहां पर जो प्रतिज्ञा बैचेस थे उन्हीं का ये एक एडवांटेज फॉर्म है। किस प्रकार से, तो प्रतिज्ञा बैच में बेसिकली हमने ये बताया था कि यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी 100% फी रिफंड कर दी जाएगी। परंतु यहां पर एक स्टेप और आगे बढ़ा है स्टडी IQ IAS हिंदी का प्लेटफॉर्म, और इन्होंने बताया है कि आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं, हर बैच के जो वीकली टेस्ट होते हैं, अर्थात 1 वीक में जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट लिया जाता है संडे को। जो
प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप, है ना। तो ये जो वीकली टेस्ट हैं, यदि मान लीजिए आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं, तो ये फर्स्ट रैंक होल्डर को हर हफ्ते 11,000 का प्राइज देगा स्टडी IQ IAS हिंदी। यानी कि जितने भी फीस आप यहां पर पे करने वाले हैं AKB लाइव कोड के साथ, ये आपको 24,999 रुपए का पड़ेगा। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ 37 टेस्ट होंगे। यानी कि अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए कि भाई इस फीस को आप कितने बार अपने अकाउंट में पा सकते हैं। यानी कि सेवरल टाइम्स आप इसको अपने अकाउंट में दर्ज करा सकते हैं यदि आप वाकई में सीरियसली पढ़ते हैं तो। क्लियर? तो ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी होंगे और थोड़ा सा फैसला लेने में जल्दी करिएगा, कारण यह है कि 31 अगस्त से ये बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। चलिए, यदि आप यहां पर देखेंगे तो मैंने पहले ये बता रखा था कि भाई ये जो पोर्शन आता है ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, और इस नॉर्थ इंडिया को यदि आप देखें तो यहां पर लोकेटेड मिलता है, दैट इज हरियाणा। इस हरियाणा को यदि आप देखोगे तो जनरली कहा यह जाता है कि हरियाणा और पंजाब पहले एक थे, बिल्कुल सही है, परंतु याद रखना कि पंजाब का विभाजन भाषाई आधार पर हुआ था। यानी कि पंजाब के भाषाई पुनर्गठन के बाद जो हरियाणा आज अस्तित्व में आया, आज हम उस हरियाणा की बात कर रहे हैं जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इस हरियाणा के लिए एक वर्ड और कॉल किया जाता है जिसका नाम है अखाड़ा की भूमि। इसके पीछे कई रीजन हैं, जैसे कि महाभारत का युद्ध आपने सुना ही होगा। महाभारत का युद्ध जिस भूमि में हुआ, कुरुक्षेत्र यहीं पर है। पानीपत के 3 युद्ध के बारे में हम सुनते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर का आगमन हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसमें हुमायूं की एंट्री होती है, पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें शायद अब्दर शाह अब्दाली था, उनके पीछे आगे पीछे कुछ नाम, उनकी एंट्री होती है। तो ये जितने भी युद्ध थे, अब चाहे पानीपत हो चाहे तराइन युद्ध हो, इन सभी युद्धों की भूमि हमको हरियाणा में देखने के लिए मिलती है। दैट इज वाई इसके लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है यह है भारत का अखाड़ा, या फिर अखाड़ा की भूमि भी इसको कॉल किया जाता है। यहां की यदि आप व्यक्तियों को देखेंगे तो यहां के कृषक भी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, यहां के लोग अलग दिखाई देते हैं, भीड़ में अलग देखने के लिए मिलेंगे। यहां की जो प्लेसेस हैं वो भी पूरे इंडिया में फेमस हैं। दैट इज वाई ये हरियाणा बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस स्टेट माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्राचीन स्टेट भी इसको कॉल किया जाता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट भी इसको कॉल किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इतनी सब विशेषताओं के होने के बावजूद, अच्छा मैं यहां पर बताते भी जाता हूं इसके बारे में, और कुछ मैं मैपिंग भी यहां पर करते जाता हूं ताकि आने वाले समय में ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और लंबा होने के साथ साथ हम जल्द से जल्द इसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आ सके। देखिएगा, यदि आप इस हरियाणा को देखोगे तो इसकी राजधानी है एक्चुअल में चंडीगढ़, और जब आप इस चंडीगढ़ राजधानी को देखते हैं तो ये एक यूनियन टेरिटरी भी है भारत की, है ना। और यहां पर याद रखिएगा कि एक क्षेत्र है जिसका नाम है पंचकुला, और ये जो पंचकुला है एक्चुअल में ये 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, अर्थात ये एकमात्र जिला है किसका? हरियाणा का। यह है हरियाणा का मैप। ये एकमात्र जिला है हरियाणा का जो कि 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और ये 2 राज्य कौन से हैं? तो एक तो आता है उत्तर में ही स्थित हिमाचल प्रदेश, एक आता है उत्तर प्रदेश वाला एरिया, और एक आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे चंडीगढ़ वाला क्षेत्र। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि भाई कहां पर ये किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, जरा इसके बारे में अध्ययन कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, एक एक लोकेशनल व्यू में आपको बताऊंगा कि भाई चंडीगढ़ किस लिए फेमस है ना, पंचकुला किस लिए फेमस है, पानीपत कहां है, गुरुग्राम कहां पर है जिसको मिलेनियम सिटी कॉल किया जाता है। परंतु उससे पहले यदि आप इसका थोड़ा सा लोकेशन देख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि देखिए यहां पर मैंने लोकेशन बताई हुई है, यदि आप चंडीगढ़ का मैप देखना चाहें तो इसके अकॉर्डिंगली भी आप समझ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले दिशाओं के बारे में जानकारी आपको आई थिंक हो चुकी होगी। 7 वीडियो में मैंने इन्हीं दिशाओं के बारे में जानकारी ली है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब इन्हीं डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पीछे भी बताया था, एक बार मैं दोबारा बताता हूं, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। यदि ये ना मिले तो आप नाम को आगे पीछे कर लेना भाई, अभिषेक कुमार आगे लगा लेना, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी कर लेना, तो आई थिंक आई डैम श्योर कि आपको ये मिल जाएगा।
अब देखिएगा ये पीडीएफ क्यों कारगर हैं आपके लिए, ये जरा सुन लीजिए कि जब आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ने का प्रयास करते हैं, एक तो जब वीडियो चले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लिख सकते हैं तो लिख लें, यदि नहीं लिख पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप ये डाउनलोड कर लें। अब जब भी समय मिले तो इसको एक बार रिकॉल कर लें भाई। कारण क्या है कि स्टेट यानी कि रीजनल ज्योग्राफी जो है उसमें एक एक स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो एक एक स्टेट के बारे में जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप महसूस करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी हुई है तो इंडियन ज्योग्राफी में इतना डिटेलिंग में नहीं बताया गया जितना अभी मैं बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर यदि हम देखने का प्रयास करें तो यह है हरियाणा स्टेट। अब यदि इस हरियाणा स्टेट को देखें तो देखिएगा इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से स्टेट्स आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं, तो उत्तर में जब आप देखेंगे तो यहां पर एक प्रदेश मिलेगा जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश को जनरली हम देखें तो यह एक हिमालयन राज्य है, अर्थात हिमालयन क्षेत्र में स्थित यह राज्य है। और यहां पर कौन से हिमालय हैं, तो यहां आपको लघु हिमालय और शिवालिक रेंजेस देखने के लिए मिलेंगी। और इन्हीं लघु हिमालय और शिवालिक रेंजेस का ही एक्सटेंशन आपको हरियाणा के उत्तरी पोर्शन में नजर आता है, और दैट इज वाई यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है पंचकुला। और इस पंचकुला में एक पहाड़ियां हैं जिनको नाम दिया जाता है मोरनी पहाड़ी, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है हमारा पंचकुला। और इस पंचकुला में जो मोरनी पहाड़ियां हैं एक्चुअल में इसी के आसपास वाले एरिया में आपको अन्य शिवालिक की छोटी मोटी पहाड़ियां भी मौजूद दिखाई देती हैं, और इनको कहा जाता है करे हिल्स, है ना। और इन्हीं को कहा जाता है इस पंचकुला की हाईएस्ट पीक, पूरे के पूरे हरियाणा रीजन की हाईएस्ट पीक। इसको मैं अभी नोट डाउन करूंगा। साथ में जब आप इसके नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में आते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देता है दैट इज चंडीगढ़ वाला सेक्शन, यहां पर आता है चंडीगढ़। अब मैं यहां पर इसकी सीमा नहीं बना रहा हूं, कारण यह है कि पंजाब और हरियाणा की दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। दैट इज वाई इसको लिखने का सेंस नहीं होगा, इसको आप इसकी राजधानी के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, और यह चंडीगढ़ के साथ सीमा साझा करता है इसके फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यह एक यूनियन टेरिटरी है। साथ में जब आप इसके वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में आते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में अब आपको अलग अलग राज्यों की मौजूदगी मिलेगी, जिसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस वाले रीजन में आता है दिल्ली। और दिल्ली को 3 साइड से कवर कर रखा है किसने, इस हरियाणा ने। इसीलिए कहा जाता है कि भाई दिल्ली से लगे हुए जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं ये स्वतः ही डेवलप हो गए हैं। अब ये बात मैंने क्या बोल दी भाई, तो जरा समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो दिल्ली है, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यू दिल्ली, और दिल्ली में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और जनरली जो इंडिया की कैपिटल में लोगों से पूछता हूं तो वहां पर न्यू दिल्ली बताया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया की कैपिटल एक्चुअल में क्या है, और यदि नहीं है तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वैसे जो मेरी पेड क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको अवश्य पता होगा, वो अवश्य इसमें कमेंट करेंगे, और उनका ये कमेंट मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि सही भी होगा। अब यदि यहां पर हम देखते हैं तो यह है दिल्ली, और दिल्ली स्वतः ही डेवलप है ना। यानी कि यदि आप इसको देखोगे तो राजधानी है, और राजधानी होने के कारण यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है, यहां पर अन्य प्रकार के डेवलपमेंट भी हुए हैं। तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है इस हरियाणा स्टेट पर, कि हरियाणा के वो जिले जो कि दिल्ली को आसपास से घेरे हुए हैं, और इनमें कौन से आते हैं, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है गुरुग्राम, बाजू में देखने के लिए मिलता है आपको फरीदाबाद, दैट इज, इसको भी मैं नोट डाउन कर देता हूं भाई। इस रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है गुरुग्राम के बाजू में आपको मिलता है फरीदाबाद। जब आप ऊपर जाते हैं तो यहां पर मिलता है सोनीपत वाला एरिया, और ऊपर जाते हैं तो यहां पर मिलता है पानीपत वाला एरिया। अब पानीपत बेसिकली दिल्ली के साथ बॉर्डर तो शेयर नहीं करता, परंतु मैंने बता दिया है। तो अब इसके बारे में जानूं कि यह है हमारा गुरुग्राम वाला सेक्शन, और गुरुग्राम अपने आप ही डेवलप हो गया है क्योंकि दिल्ली के साथ सीमा साझा कर रहा है। फरीदाबाद स्वतः ही डेवलप हो गया है। कैसे, तो यहां पर जैसे जैसे दिल्ली ने अपना विकास किया तो हरियाणा जो कि दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए है, यहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुंचा। इसीलिए यदि आप फरीदाबाद को देखें तो फरीदाबाद में फैक्ट्रीज ज्यादा हैं, है ना। यानी कि किसी भी चीज की, कच्चे माल की जो फैक्ट्रीज आपको दिखाई देती हैं ये फरीदाबाद में बहुत हैं। और यदि आप गुरुग्राम को देखोगे तो गुरुग्राम में बड़ी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर, बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिसेस आपको यहां मौजूद दिखाई देंगे। यदि आप कभी गुड़गांव आए हो तो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, आईटी हब, इसको आईटी हब कहा जाता है ना, डीएलएफ,
ये सब कुछ आपको गुरुग्राम में मौजूद दिखाई देगा। और दैट इज वाई इस गुरुग्राम को क्या कॉल किया जाता है, गुरुग्राम को एक टाइटल भी मिला है, इसका पूरा नाम गुड़गांव था, है ना, इसको एक टाइटल भी मिला है, दैट इज मिलेनियम सिटी, है ना। जब आप मेट्रो में सफर करते हैं तो वहां पर बताया जाता है मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, क्लियर, इसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। जो डीएलएफ है इसके लिए ये फेमस है, इसको कुल मिलाकर आईटी हब कॉल किया जाता है। और इसी का जो दूसरा पोर्शन है अर्थात फरीदाबाद, यहां पर आपको विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं, क्लियर। यानी कि अब देखिएगा कि एक इंडस्ट्रियल एरिया और एक आईटी हब किस प्रकार से पूरे के पूरे रीजन की, पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है कि भाई यहां जहां से मैं अभी क्लास ले रहा हूं ये स्वयं गुरुग्राम का सेंटर है ना, यानी कि गुरुग्राम में लोकेटेड स्टडी IQ IAS का एक ऑफिस है। अब यहां पर आप जरा देखिएगा कि यहां लगभग 300 से 400% कार्य करते हैं, और ये जो 300 से 400% कार्य कर रहे हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर इंडिया की जीडीपी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। जिस एरिया में ये बिल्डिंग है वहां आसपास कितनी सारी खाने की दुकानें हैं। जब बाहर से व्यक्ति, मैं स्वयं बाहर से आया हूं, तो ये जो बाहर से व्यक्ति आए हैं यहां पर जॉब करने के लिए, ये कहीं पर रेंट पर रहेंगे। ट्रैवल एजेंट, जो ट्रैवल के लिए सुविधाएं हैं ये डेवलप होंगी। जब आप यहां पर आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। कारण क्या है कि लोग आएंगे यहां पर फ्लैट लेंगे या फिर रेंट पर घर लेंगे, यानी कि जो ये जॉब्स होते हैं ना, जो ये एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत हद तक कनेक्टेड होते हैं। दैट इज वाई कहा जाता है कि यदि आपने एक एरिया को डेवलप किया तो बाकी एरिया में जो रोजगार के सृजन है ये अपने आप जन्म ले लेते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको देखने के लिए मिलता है इस हरियाणा और फरीदाबाद वाले रीजन में। जब आप गुरुग्राम को देखेंगे तो आज से 20 साल पहले गुरुग्राम ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज दिखाई दे रहा है। यानी कि इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, यहां 8 लेन 4 लेन सड़कें, हाईवे, है ना, ये जितना भी डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है, आज से 20-25 साल पहले चले जाओ तो गुरुग्राम ऐसा नहीं था। परंतु चूंकि दिल्ली विकसित हुई तो दिल्ली का ही विकास पहुंचा कहां पर, इस गुरुग्राम वाले रीजन में। और 25 साल पहले की गुरुग्राम की फोटो आज के गुरुग्राम के फोटो से बिल्कुल अलग है, यानी कि तस्वीर ही बदल गई है। इसका मेन रीजन क्या है कि भाई ये पूरा घेरा हुआ है दिल्ली को, तो दिल्ली में जो डेवलपमेंट पहुंचा यही पहुंचा कहां, हरियाणा में। और इसके उलट यदि आप पीछे वाले हरियाणा को देखते हैं तो पीछे वाला हरियाणा इतना डेवलप नहीं है। कारण क्या है कि यहां पर डेवलपमेंट अभी पहुंचा ही नहीं है। यहां के लोगों को देखो, यहां की जीवन शैली देखो, यहां के लोगों को देखो, यहां की जीवन शैली को देखो। शायद ऐसा ही कुछ यूपी में नहीं हुआ था क्या, और शायद ऐसा ही कुछ क्या झारखंड में देखने के लिए नहीं मिला था, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं मिला था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सर हर स्टेट की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। इसको मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी की आवश्यकता हमें आगे भी पढ़ने वाली है, तो बार बार बनाने से अच्छा मैंने एक बार बनाने के पश्चात उसको कॉपी कर लिया। तो जब आप यहां पर देखेंगे तो एक्चुअल में एक कार्य जब होता है तो एक कार्य होने पर वहां, यानी कि एक प्रकार का डेवलपमेंट केवल आप इंडस्ट्री किसी क्षेत्र में लगा देते हैं, तो जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो एक इंडस्ट्री किस प्रकार से संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बूम कर देती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप गुरुग्राम में देख सकते हैं। परंतु गुरुग्राम की एक बुराई मैं आपको बताऊं, जैसा कि दिल्ली में आपने मुखर्जी नगर में जो हादसा देखा कि जल भराव हुआ और जल भराव के कारण 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई। यहां पर यह तो हम मुखर्जी नगर का देख रहे हैं, याद रखिएगा गुरुग्राम में इससे भी ज्यादा गंदी कंडीशन है। यदि आप गुरुग्राम से हैं या फिर आप दिल्ली के आसपास के एरिया से हैं तो यहां गुरुग्राम में एक समस्या पाई जाती है कि यहां पर जो वाटर, यानी कि जब बारिश होती है तो जो जल निकासी होती है, जल निकासी की सुविधा यहां नहीं है। अर्थात थोड़ी सी बारिश में, यदि अभी 10 मिनट बारिश हो जाए तो कहा जाता है कि गुरुग्राम में बाढ़ जैसे माहौल हो जाते हैं। कारण क्या है कि गुरुग्राम में इतनी ज्यादा तेजी से विकास हुआ है कि इन्होंने कई समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया कि सर आने वाले भविष्य में यदि मान लीजिए यह समस्या जन्म लेती है तो हम इस समस्या से निपटेंगे कैसे। यानी कि ऊपर इन्होंने हाईवे बना दिए, जो अंडरग्राउंड वो जल निकासी की सुविधा होती है वो यहां पर है ही नहीं। और जब ये जल निकासी की सुविधा नहीं है तो आप पाएंगे कि जो अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है यहां पर, थोड़ी सी वर्षा में यह जलमग्न हो जाती है। अर्थात डेवलपमेंट हुआ है, परंतु ये जो डेवलपमेंट तेजी से हुआ है ये वरदान तो साबित हुआ, परंतु पीछे ये अभिशाप है। कारण क्या है कि इस डेवलपमेंट को इतनी तेजी से किया गया और इतने
गंदे तरीके से किया गया या फिर जो मेन बातें थी उनको मद्देनजर ना रखते हुए किया गया, तो इसका जो अभिशाप है वो हमको देखने के लिए आज भी मिल रहा है। अर्थात डेवलपमेंट हो, इट्स ओके, डेवलपमेंट हुआ है, परंतु गुरुग्राम में आपको वैसा डेवलपमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा जैसा यूपी के नोएडा में हुआ है। इसका मेन रीजन क्या है कि नोएडा धीरे धीरे बढ़ा, जो गुरुग्राम है ये अचानक से डेवलप हुआ, और अचानक से डेवलप हुआ तो कुछ चीजें तो छूटेंगी, और जो कुछ चीजें छूटी हैं, जो कुछ सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं, उन्हीं का इंपैक्ट है कि सबसे ज्यादा प्रभावित यह है गुरुग्राम बारिश के सीजन में होता है। इज दैट क्लियर? तो यह है गुरुग्राम और यह है हमारा फरीदाबाद वाला सेक्शन। जस्ट अ मिनट, यह है फरीदाबाद वाला सेक्शन। जब आप ऊपर जाएंगे तो यह जो एरिया मिल रहा है यह है सोनीपत वाला, यह भी हाल फिलहाल में कुछ डेवलपमेंट यहां पर भी पहुंच रहा है। इसके ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाई देता है एक्चुअल में पानीपत वाला रीजन, और ये जो पानीपत है, आपने हिस्ट्री यदि पढ़ी हो तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये पानीपत के आगे मैं क्या बोलने वाला हूं कि सर यहां पर पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई हैं, और अब यहां पर एक एक करके देखते हैं कि प्रथम युद्ध कौन सा था, द्वितीय युद्ध कौन सा था। यानी कि कुल मिलाकर आपको केवल और केवल मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता रहा हूं कि सर जो पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे, ये 3 युद्ध काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, इस प्रथम युद्ध में कहा जाता है कि इस प्रथम युद्ध के द्वारा जो बाबर था, इस बाबर की एंट्री हुई थी भारत में। क्लियर? जो द्वितीय युद्ध था, इसके द्वारा जो हुमायूं था उसकी एंट्री मानी जाती है भारत में। जस्ट अ मिनट, हुमायूं की एंट्री मानी जाती है द्वितीय युद्ध के द्वारा, और जो तृतीय युद्ध था इसके द्वारा अब्दाली की एंट्री मानी जाती है भारत वाले रीजन में। यानी कि ये जो 3 युद्ध हुए, इन 3 युद्धों ने जो मराठा साम्राज्य था इसकी नींव हिला दी, और यहां पर जो तराइन, यानी कि ये 3 युद्ध डायरेक्टली कारगर थे मराठा साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए। दैट इज वाई ये इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और याद रखिएगा कि इन्हीं 3 युद्धों का परिणाम बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान को देखने के लिए मिला था, जिसको आज हम भारत बोलते हैं, उस समय के हिंदुस्तान को देखने के लिए मिला था। दैट इज वाई ये पानीपत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहां पर केवल और केवल आपको युद्ध की स्थितियां ही देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, यदि आज आप ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली देखते हो, कुछ इंडस्ट्रीज भी दिखाई देती हैं जिनमें केमिकल इंडस्ट्रीज कुछ प्रमुख है। बेसिकली पूरा का पूरा जो हरियाणा राज्य है ये मेनली अपनी कृषि व्यवस्था के लिए जाना जाता है, और कृषि व्यवस्था के लिए जाना जाता है। दैट इज वाई यहां पर अभी बसी तो नहीं है, परंतु हाँ आने वाले फ्यूचर में बहुत ही जल्द यहां पर कृषि इंडस्ट्रीज बसाए जाने का प्रस्ताव पारित है। इज दैट क्लियर? जब आप इसी के पीछे आएंगे तो याद रखिएगा कि यहां पर मैंने 2 जिले बताए थे, एक था रोहतक और एक था चरखी दादरी, है ना। यहां पर ये 2 जिले कहां लोकेटेड हैं? तो ये जो पानीपत नजर आ रहा है, एक बात मैं रिपीट करता हूं कि जहां पर मैं ये लाल घेरे बना रहा हूं, मुझे केवल और केवल एक स्थान पर लिखना है, तो मैंने वहां पर लिख दिया है ये क्लियर। परंतु एक्चुअल में यदि आप देखें तो इसका स्थान बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा होता है ना। तो इसको अदरवाइज ना लेते हुए हम यहां पर केवल और केवल लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली उसका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम यहां पर आए तो इस एरिया में आपको दिखाई देता है क्या? दैट इज रोहतक। और रोहतक के पीछे जब आप जाते हैं तो इस एरिया में लोकेटेड है चरखी दादरी। और इन दोनों की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि एक्चुअल में ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं किसके? इस हरियाणा के। दैट इज वाई ये हमको आवश्यक हो जाता है पढ़ना, क्योंकि अन्य सभी यदि आप राज्यों को अन्य सभी यदि आप जिलों को देखेंगे तो ये किसी ना किसी राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। यानी कि देखिएगा जरा, हम पढ़ के इस हिसाब से रहे हैं कि अभी हमने सीमाओं के बारे में पढ़ा, और सीमाओं के अकॉर्डिंगली हम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हैं इनको भी नोट डाउन करते गए। तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि जब आप ईस्टर्न पार्ट की ओर आएंगे तो आपको दिल्ली दिखाई देगा। दिल्ली के अलावा यदि आप देखें तो आपको एक और राज्य दिखाई देता है, दैट इज यूपी। यूपी कहां से नजर आएगा भाई? जस्ट अ मिनट, यूपी आपको नजर आएगा इस नीचे वाले पोर्शन से, और यूपी के साथ साथ एक और राज्य नजर आएगा, दैट इज उत्तराखंड। यानी कि यहां पर दिखाई देता है ये हमारा उत्तराखंड वाला सेक्शन। अब याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड है इसके साथ बहुत छोटी सीमा साझा करता है ये, है ना। ज्यादा विशालकाय, ज्यादा बड़ी सीमा साझा नहीं करता, बहुत थोड़ी सी सीमा बनाता है, परंतु बनाता तो है ना, इसलिए हमने ये लिखा है। जब आप नीचे आएंगे तो नीचे फिर मिलता है आपको सबसे महत्वपूर्ण राज्य, दैट इज उत्तर प्रदेश, अर्थात हमारा
यूपी वाला सेक्शन जो कि हमने राज्य कवर कर लिया है। ठीक है, ये है हमारा यूपी वाला सेक्शन। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि यहां का जो सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता है दैट इज कॉल्ड यमुना नगर। क्या माना जाएगा? ये यमुना नगर। अब यमुना नगर को सुनकर क्या आपको कुछ याद आ रहा है? एक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी। अच्छा, इसके बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले 5 मिनट का और हम डिस्कस करते हैं भाई कि ये तो हमने देख लिया कि सर सबसे नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश। जब आप वेस्ट में, ईस्ट में जाते हैं, पूर्व में जाते हैं तो यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड। अब जरा आप साउथ में आना तो साउथ के साथ भी ये उत्तर प्रदेश के साथ ही सीमा साझा कर रहा है। आइए आप वेस्ट में, तो वेस्ट के साथ ये किसी के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा। अब आ जाइए साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट को जब आप देखेंगे अर्थात इस डायरेक्शन को जब आप देखते हैं तो यहां से राजस्थान प्रारंभ होते हुए पूरा का पूरा साउथ वेस्टर्न पोर्शन इसका क्या कहलाता है? दैट इज राजस्थान वाला सेक्शन। आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है कि भाई कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। हाँ, यदि मान लीजिए आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंगली आपको इनके राज्य भी पढ़ने होंगे यदि आप इस राज्य से संबंधित हैं तो। जिस राज्य से संबंधित हैं आप, जैसे कि लाइक यदि एमपी से हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वहां का लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको अलग से देखना पड़ेगा कि पंचकुला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। देख लो हिमाचल प्रदेश के साथ, चंडीगढ़ के साथ, है ना। तो ऐसा जो लोकेशनल व्यू है आपको वहां पर देखना पड़ेगा। बट मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई बताइए निम्न में से कौन सा राज्य, हरियाणा का निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हाँ, इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनको नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में या फिर ईस्ट टू वेस्ट के ऑर्डर में आप जमाइए, तो इसको जमाते हुए आना चाहिए। तो आप इस हिसाब से इस पूरे के पूरे अध्ययन को देखें। अब जरा यदि आप यहां पर आएंगे तो देखिएगा यहां कुछ और मेन प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिनमें सबसे मेन मानी जाएगी, एक है, सबसे मेन तो नहीं परंतु हां मेन मानी जाएगी, ये है हमारी कालका वाला क्षेत्र। अब ये जो कालका है ना, एक्चुअल में ये क्यों फेमस है भाई? तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां कालका शिमला रेलवे के लिए जानी जाती है। जो हरियाणा से होंगे या फिर जो शिमला से होंगे या फिर जो शिमला कभी ना कभी गए होंगे उन्होंने अवश्य इस रेलवे लाइन को देखा होगा, कालका शिमला रेलवे। ये एक प्रकार की नैरो गेज लाइन है, यानी कि जो छोटी लाइन चलती थी ना कालांतर में, ये एक प्रकार की वही लाइन है ना। जितने भी पहाड़ी सीन होते हैं उन क्षेत्रों से होते हुए यह रेलवे लाइन गुजरती है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऐसी तो कई रेलवे हैं भाई। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है बच्चे क्योंकि एक्चुअल में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करी गई है, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यानी कि यूनेस्को की यदि आप लिस्ट देखोगे तो इसमें अलग अलग प्रकार की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जनरली हम बोल देते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में फेमस है, परंतु एक साइट यूनेस्को में भी कई प्रकार की श्रेणियां हैं। जैसे जो सांस्कृतिक धरोहरों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है व्यू के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो हिल व्यू होता है उसके अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इस कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को में शामिल किया गया है। इज दैट क्लियर? यूनेस्को का फुल फॉर्म मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। कम से कम इवन 2 क्वेश्चन का आंसर तो दे। मैं जनरली 4 क्वेश्चन देता हूं वो जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो पंचकुला था, एक बार इसके बारे में हम जान लेते हैं भाई। सबसे पहले तो जब आप पंचकुला को देखेंगे तो यहां पर आपको सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर देखने के लिए मिलेगा, और उससे भी पूर्व जो मैंने अभी बताया था कि जो पंचकुला है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दैट इज, इनमें सबसे पहले आता है, दैट इज ये है हमारा पंजाब वाला सेक्शन। अब दूसरा आपको दिख रहा होगा भाई कि ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, अर्थात 2 राज्य हो गए, और एक हो गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश, और इसको नाम दिया जाता है दैट इज चंडीगढ़ वाला सेक्शन। इनके साथ ये सीमा साझा करता है। दूसरी बात कि सीआरपीएफ, जो मैंने अभी बताया कि यहां पर आपको सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर देखने के लिए मिलेगा। तो सेकंड बात हो जाती है सीआरपीएफ, है ना, का ट्रेनिंग सेंटर। थर्ड बात कि यहां पर जो मोरनी हिल्स हैं, और मोरनी हिल्स के समीप ही आपको दिखाई देता है एक शिवालिक रेंज का एक्सटेंशन जिसको कहा जाता है करोह पहाड़ी, है ना। जो मोरनी हिल है इसी के समीप आती हैं करोह पहाड़ियां, और ये करोह पहाड़ियां पूरे के पूरे हरियाणा का
हाईएस्ट पॉइंट है या फिर हाईएस्ट पीक मानी जाती हैं। क्लियर? तो ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह पंचकुला क्षेत्र। इज दैट क्लियर? तो इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पंचकुला को याद रखना है, और कहीं ना कहीं आपने पंचकुला का नाम, चाहे आप किसी भी रीजन से हो, अवश्य आपने एक बार तो इसका नाम सुना ही होगा। इतना मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं। यानी कि जितने भी रीजन्स के, जितने भी क्षेत्रों के मैंने अभी तक नाम लिए हैं, उन सभी क्षेत्रों के नाम आपने पहले भी सुने होंगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। कारण क्या है कि जो जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं मैंने उनके बारे में यहां पर डिस्कशन किया है। अब जरा इस डिस्कशन से आगे बढ़ते हुए, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई डिस्ट्रिक्ट यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई और भी हैं, बट जनरली यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। दैट इज वाई मैंने इतने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको समझाया है। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हुए आप देखिएगा बच्चे कि यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, ये इतनी सारी विशेषताएं। दैट इज ये है हमारे पंचकुला के बारे में। अब जो चंडीगढ़ दिखाई दे रहा है ना ऊपर, इस चंडीगढ़ में याद रखिएगा कि एक गार्डन है, इसको नाम दिया जाता है रॉक गार्डन। इसको क्या नाम दिया जाता है? रॉक गार्डन। और ये रॉक गार्डन आपको मौजूद दिखाई देगा। ये चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा फेमस गार्डन है ये, है ना। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भाई इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये भी आप मुझे बताएंगे कि इसका निर्माण किसके द्वारा एक्चुअल में कराया गया था। और चंडीगढ़ से यदि कोई हो तो उनको तो यह बात अच्छे से पता ही होगी, अच्छे से ये भान होगा ही आपको। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा यदि टफ क्वेश्चन आपको लग रहा है तो मैं ही बता देता हूं कि एक शख्स थे जिनका नाम था नेगचंद, है ना। नेगचंद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चलिए वापस आते हैं, ये आंसर है इसका, है ना। वापस आए तो यहां पर अब हम इस हरियाणा रीजन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यदि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी थोड़ा सा लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू था, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करें तो आपने जो उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ रखा है, इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का जब आप अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि ये वर्ल्ड का एक मोनोटोनस प्लेन है जिसका निर्माण हिमालयी नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण के कारण हुआ है। और जब आप ये पढ़ते हैं तो यहां पर आप यह भी अध्ययन करते हैं कि एक्चुअल में यही वह रीजन है जिसको उत्तर भारत के विशाल मैदान का अपवाद कॉल किया जाता है। कारण क्या है कि यहां पर यदि लोकेशनल व्यू के अकॉर्डिंगली आप देखना चाहोगे तो यह जो उत्तरी भाग है ना, इस उत्तरी भाग में जो रीजन आपको देखने के लिए मिलता है यह है हिमालयन रीजन। और यहां हिमालय में आपको दिखाई देती हैं शिवालिक रेंजेस। और ये जो शिवालिक रेंज है इनका एक्सटेंशन आपको इस रीजन में कहीं कहीं पर मौजूद दिखाई देगा। हाँ, यहां पर आने पर हिमालय पूरा का पूरा नहीं मिलता है, परंतु ये बिल्कुल सही बात है कि यहां पर कुछ हिमालयन रीजन की पीक्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि करोह पीक यहां पर मौजूद दिखाई देगी। अब याद रखिएगा कि यह जो मध्य वाला क्षेत्र है ये पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान कॉल किया जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत इसमें शामिल नहीं होता, पूरा का पूरा ये मैदानी भाग है। परंतु वह रीजन जो कि एक्चुअल में दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, इस रीजन को यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ पहाड़ी क्षेत्र या फिर कुछ पठारी भूमि नजर आएगी। और इस पठारी भूमि को क्या कॉल किया जाता है, तो याद रखें कि इसको नाम दिया जाता है भिवानी बागर क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अच्छा एक सेकंड, मैं ना इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहूंगा। कारण यह है कि यह आप इसका मैप जब बनाएं तो आपको समझ में आए। इसको कॉल किया जाता है एक्चुअल में भिवानी बागर क्षेत्र। अब क्या होता है भाई ये भिवानी बागर? जो उत्तर भारत के विशाल मैदान में हम पढ़ते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है यह लगभग 200 मीटर है, अर्थात वर्ल्ड का मोनोटोनस प्लेन। इसको कॉल किए जाने के पीछे रीजन ही यह है कि भाई इसकी ऊंचाई आपको वर्ल्ड में बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। परंतु जब आप इस रीजन में आते हैं, अर्थात दिल्ली वाले क्षेत्र में आते हैं, तो इसकी ऊंचाई में कुछ बढ़ोतरी होती है। और यहां पर जो वृक्षावृत नदी अफवाह तंत्र है यह परिवर्तित हो जाता है। अब मैं ये जो बोल रहा हूं, आई थिंक आधे से अधिक स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं उनके समझने के लिए थोड़ा सा इसको डिटेल फॉर्म में बोलता हूं। जस्ट अ मिनट। यह जो एरिया नजर आ रहा है इसे एक्चुअली कॉल किया जाता है क्या? दैट इज ये हमारा भिवानी बागर वाला एरिया। अब ये भिवानी बागर क्या है भाई? हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जनरली हम ये पढ़ते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ कैसे है, तो हिमालयी नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अब ये निक्षेपण कहां हो रहा था? तो जब प्रायद्वीपीय भारत क्रिटेशियस काल में अफ्रीका महाद्वीप से सेपरेट हुआ और यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहा और यूरेशियन प्लेट से जा टकराया तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ।
अब हिमालय के फॉर्मेशन के द्वारा बीच में जो जियो सिंक्लाइन बनी, यह थी एक्चुअल में एक अंतः समुद्री गर्त, और इसमें अवसादों के निक्षेपण के द्वारा हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रखिएगा कि जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से जाकर जुड़ा तो इसके मध्य में यह वाला जो भाग था यह आगे तक विस्थापित हुआ, और जो आगे तक विस्थापित हुआ दैट इज ये बना हमारा दिल्ली रिज वाला सेक्शन, अर्थात ये था हमारा वह वाला एरिया जहां पर उत्तर भारत के विशाल मैदान की ऊंचाई में कुछ अपेक्षाकृत बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। यह है हमारा दिल्ली रिज वाला सेक्शन, और इस ये पूरा का पूरा एरिया जो कि हरियाणा वाले रीजन में है, इसे कॉल किया जाता है एक्चुअली क्या, भिवानी बागर। और यदि बात की जाए भिवानी बागर की तो याद रखें कि यह प्रारंभ होता है हरियाणा से और समाप्त होता है यह यूपी वाले पोर्शन में जाकर, हरियाणा भिवानी बांगर। क्लियर? आपसे यह नहीं पूछेगा कि हरियाणा के मैदान के बारे में बताइए, वो एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा कि सर बताइए भिवानी बागर क्या होता है। तो आपको यहां पर यही आंसर देना होगा कि सर एक्चुअल में हरियाणा क्षेत्र से, हरियाणा के अंबाला से प्रारंभ होते हुए, जस्ट अ मिनट, हरियाणा के अंबाला से प्रारंभ होते हुए यूपी के सहारनपुर तक उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलती है दैट इज कॉल्ड भिवानी बागर वाला एरिया। और यह जो उठा हुआ भाग है इसी को आप जनरल लैंग्वेज में क्या कॉल कर लेते हैं, इसी को कहा जाता है एक्चुअली दिल्ली रिज वाला सेक्शन। यहां पर रायसीमा की पहाड़ियां मौजूद दिखाई देती हैं, और यहीं पर आपको दिल्ली का संसद भवन मौजूद दिखाई देगा। यहीं पर हर वो इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिचुएटेड है। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि बताइए भाई ये दिल्ली रिज पर ही भारतीय संसद भवन, राष्ट्रपति भवन ये क्यों बनाया गया है? याद रखें कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या कारण था कि रायसीमा की पहाड़ियों पर ही इस भारतीय संसद का निर्माण किया गया, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया। भाई कहीं और कर लेते, यहां पर किए जाने के पीछे कुछ पर्सपेक्टिव तो होगा। याद रखें कि यहां ये अरावली का विस्तार है, जी हां वही अरावली जो कि गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होते हुए दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तृत है ना, वहां पर। और चूंकि ये वर्ल्ड का सबसे पुराना भूभाग है तो यहां पर भूकंप आने का खतरा बहुत कम है, और चूंकि यहां पर भूकंप आने का खतरा कम है दैट इज वाई हमको राष्ट्रपति भवन के लिए कोई ऐसी प्लेस चाहिए थी जो कि स्टेबल हो, जहां पर ज्यादा खतरा ना हो, और इसीलिए हमने प्लेस कौन सी चुनी, एक्चुअली में यह अरावली पर्वत वाला क्षेत्र को हमने प्लेस के तौर पर चुना। तो जब हमने इसको चुना तो यह स्टेबल है बहुत ज़्यादा, दैट इज वाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है ये एक्चुअल में यह है अंबाला वाला रीजन, और दूसरी ओर दिखाई देता है सहारनपुर वाला क्षेत्र, और इस पूरे रीजन को एक्चुअली में कॉल किया जाता है दैट इज दिल्ली रिज। और इसी के आसपास वाला एरिया, यानी कि ये तो दिल्ली रिज हो गया, इसके ऊपर जो बसा हुआ है इसको कॉल किया जाता है भिवानी बागर वाला एरिया। यहां पर है दैट इज ये है हमारा अंबाला, और दूसरी ओर आता है यूपी का सहारनपुर, यहां पर आता है सहारनपुर वाला सेक्शन। बड़ी ही अच्छी जगह है ये सहारनपुर वाला सेक्शन। हरियाणा और यूपी का मिक्सचर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको लगेगा कि मैं हरियाणा में हूं या फिर यूपी में हूं, थोड़ा भ्रमित करने वाली ये जगह हो जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि एक क्वेश्चन जनरली मन में आता है कि जिस प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण विभिन्न प्रकार की नदियों द्वारा किया गया है, तो क्या इस भिवानी बागर क्षेत्र का भी निर्माण किसी ना किसी रिवर के द्वारा किया गया है? तो जी हां, बिल्कुल सही है कि इसका भी निर्माण एक रिवर के द्वारा किया गया है। और यह नदी कौन सी है? तो याद रखें यह भारतीय इतिहास की, इंडियन ज्योग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर मानी जाती है। कारण यह है कि इस भिवानी बागर क्षेत्र का निर्माण जिस नदी द्वारा हुआ है यह है सरस्वती नदी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यह सरस्वती नदी है, वही सरस्वती नदी जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसका वर्णन आर्यों ने भी किया है। और आर्यों ने यह भी लिखा है, वेदा हिरण्यकशिपु जो लाइन आती है कि भाई हम आर्यंस हैं, मिडिल ईस्ट एशिया से हम आए हैं, उज्बेकिस्तान से हम आए हैं, और जब हमारा भारत में आगमन हुआ तो हम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। ये वही सप्त सैंधव प्रदेश था जहां पर 7 नदियां प्रवाहित होती थी, अर्थात सिंधु नदी तंत्र वाला एरिया। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज।
अब ये जनरली 6 हैं। ये जो 7th रिवर है जिसके बारे में सप्त सेंधाव नाम पड़ा, जिसके कारण ये 7वीं रिवर है कौन सी? सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो गई है। अब हम बोलते जरूर हैं कि जनरली ये विलुप्त हो गई है, परंतु यदि मैं इंडिया की लोग हरियाणा की लोकेशन के अकॉर्डिंगली बात करूं तो जो हरियाणा से हैं वो जानते होंगे कि एक्चुअल में एक नदी है जो कि घग्गर की सहायक नदी है, इसको कॉल किया जाता है सरस्वती नदी। अर्थात ये वही सरस्वती नदी है जो कि कालांतर में बहुत ज्यादा विशाल हुआ करती थी, आज ये एक छोटी धारा के रूप में विद्यमान है। ये किस प्रकार विलुप्त हुई? तो जिस प्रकार से जो यमुना हम देखते हैं कि आज गंगा की सहायक नदी है, कालांतर में यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, और जिस प्रक्रिया के थ्रू हिमालय का निर्माण हुआ उसके कारण यमुना ने जो अपना मार्ग बदला, उसके कारण यह यमुना सहायक नदी बन गई गंगा की, और इसने जल विसर्जित करना बंद कर दिया सरस्वती नदी में, जिसके कारण सरस्वती में जल की मात्रा खत्म होने लगी, और जिसके कारण हम बोलते हैं कि यह सरस्वती विलुप्त हो गई। याद रखिएगा, कालांतर में यह एक वर्षवाहिनी नदी थी और आज यह एक मौसमी नदी बनकर सामने आई है, आज मौसमी नदी बनकर रह गई है, और यह सहायक नदी है किसकी? याद रखिएगा, यह सहायक नदी है घग्गर नदी की। और यहीं से यदि मैं इस हरियाणा राज्य की नदियों के बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं तो याद रखें कि अब मैं प्रयास कर रहा हूं हरियाणा की नदियों के बारे में समझाने का। अब यहां पर दो नदियां बेहद महत्वपूर्ण है, 3 नदियां बेसिकली महत्वपूर्ण है। एक है घग्गर, एक है सरस्वती, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, जिसने निर्माण किया है इस भिवानी बागर क्षेत्र का। घग्गर को कहा जाता है कि यही आगे चलकर अब बनेगी सरस्वती नदी, और इसी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है। क्लियर? जब आप आगे देखेंगे तो एक्चुअल में अब मैं यहां पर नदियों का मैप बनाने जा रहा हूं, अर्थात पूरे के पूरे हिमालय में कौन कौन सी रिवर्स हैं, जरा इसको समझने का प्रयास करें। उसके लिए मैं पूरे हरियाणा का एक और मैप ड्रॉ करता हूं। जब हरियाणा को अपन देखने का प्रयास करते हैं तो कुछ लगभग इस प्रकार का यह मैप आपको देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि यह लोकेशनल व्यू के अकॉर्डिंगली लगभग एक इस प्रकार का आपको यह मैप दिखाई देता है ना। चूंकि ये हैंड मैपिंग है तो भाई यदि मान लीजिए कहीं पर गलती होती है तो उसको आप आई थिंक क्षमा कर सकते हैं, है ना। कारण यह है कि हैंड मैपिंग में बट ऑब्वियस है कि कुछ गलतियां होना लाजमी माना जाएगा। चलिए एक और बार इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। दैट इज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिवर मिलती है, दैट इज ये है हमारी यमुना नदी। इसकी पूर्वी सीमा पर यह प्रवाहित होते हुए कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है और फिर यह बाहर निकलती है। क्लियर? तो ये जो रिवर है ये एक्चुअल में क्या कहलाती है? दैट इज यमुना रिवर। इसके बारे में हमने पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है, परंतु एक मोटे मोटे आधार पर यदि हम देखें तो बंदरपुछ चोटी जो कि उत्तराखंड राज्य में है, यहां से ये उद्गम लेती है और उद्गम लेते हुए ये दिल्ली के समीप से प्रवाहित होते हुए आगे जाकर प्रयागराज के समीप अपना जल विसर्जित करती है। किसमें? गंगा नदी में। और इसी प्रयागराज को कहा जाता है प्रयागों का प्रयाग भी। इज दैट क्लियर? जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो यहां पर एक और रिवर मौजूद दिखाई देती है जिसको कॉल किया जाता है सरस्वती नदी। ठीक है, अब यहां पर याद रखना कि यहां पर 2 और रिवर हैं, परंतु वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो एक्चुअल में अध्ययन करना चाह रहे हैं उसमें ये 2 रिवर ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सरस्वती नदी अनफॉर्चुनेटली लास्टली आपको इस घग्गर की ही ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिलती है। दैट इज वाई यहां पर मैं सरस्वती बना रहा हूं और डायरेक्टली फिर मैं यहां पर एक नदी ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज घग्गर। यहां से ये आती है, यहां पर बहती है और फिर ये हरियाणा की बॉर्डर से बाहर निकलती है, देन यहां से फिर से ये प्रवाहित होती है और इस रिवर को एक्चुअली में कॉल किया जाता है क्या? दैट इज कॉल्ड घग्गर। अब जनरली हम ये मानते हैं कि भाई ये जो हमारा हरियाणा है ये बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहां पर कोई नदी प्रवाहित नहीं हो रही होगी, या फिर जनरली हम समझ लेते हैं कि यमुना नदी के ही किनारे दिल्ली बसा हुआ है, तो यह हरियाणा भी इसी यमुना नदी के किनारे बसा होगा। परंतु याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक दूसरी रिवर आपको देखने के लिए मिलती है और इसका नाम आता है, यहां से यह है इंदौरी नदी, और यहां से एक और रिवर आती है जिसका नाम है कृष्णावती नदी। कौन कौन सी है ये? दैट इज इंदौरी रिवर। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने एमपी वासियों, इंदौरी। ठीक है, और ये एक और रिवर आती है जिसको कॉल किया जाता है कृष्णावती नदी। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, याद रखिएगा कि इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कि हर बार
पूछी ही जाती है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर 2-3 रिवर हैं, एक है सरस्वती, एक है यमुना और एक आती है इंदौरी। अब देखिएगा कि यदि मैं आपसे पूछ लूं कि सर बताइए, जो यमुना है, यमुना कहां गई? तो हाँ, ये यमुना जिस एरिया से निकलती है, अर्थात उत्तराखंड से, यहां पर एक प्लेस मिलेगी जिसका नाम है यमुना नगर, और इस यमुना नगर से याद रखिएगा हरियाणा में ये प्रवेश करती है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको अपने माइंड में सेटल डाउन करके रखना होगा। यानी कि जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई यहां पर एक हरियाणा के बारे में मोटे मोटे आधार पर नॉलेज लिया ना कि ये किसके साथ सीमा साझा करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया, लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली हमने अध्ययन किया, फिर हमने यहाँ की नदियों को समझा। अब जब इतना समझ ही लिया है तो यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप गुरुग्राम में देखोगे तो गुरुग्राम में ही एक नेशनल पार्क मौजूद दिखाई देगा, दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क, है ना। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क अपने पक्षियों के लिए भी जाना जाता है और यहाँ की बायोडायवर्सिटी के लिए तो ये फेमस है ही। तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, क्लियर। ये जनरली यहाँ की बायोडायवर्सिटी के बारे में आप उतना नहीं सुनेंगे, परंतु आप फिर भी यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से एक आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और जहां आप यमुना नगर देख रहे हैं, इस यमुना नगर के समीप एक और नेशनल पार्क मौजूद दिखाई देता है, दैट इज कलेश्वर, है ना। ये है हमारा यमुना नगर, और यमुना नगर के समीप कलेश्वर नेशनल पार्क मौजूद दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 2 नेशनल पार्क आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा और ज्यादा बायोडायवर्सिटी के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं भटक गया था पहली बार में ऐसा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक बार मैं घूमने गया और फिर वहां पर कुछ ज्यादा खास चीजें मिली नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये है हमारा यमुना नगर, और ये यमुना नगर वही है जिसके बारे में मैंने पीछे बताया कि भाई यहाँ से यमुना नदी एक्चुअल में प्रवेश करती है। ये है हमारा कलेश्वर नेशनल पार्क। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पूरे हरियाणा के बारे में डिस्कशन। और यदि आपको P2I बैचेस से जुड़ना हो तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब एक मैंने आपसे जो शुरुआत में रिक्वेस्ट की थी कि भाई यदि मान लीजिए आप लाइव लेना, आप क्या एग्री कर रहे हैं इस बात पर, यदि मैं लाइव आऊं तो आप इसको अटेंड करेंगे, और यदि अटेंड करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा और अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर अवश्य देकर जाइएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।